गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम ले रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ओके, तो सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशंस में हम समझेंगे कुछ डेफिनेशन। बहुत इजी, बहुत सिंपल ये एक्ट है। तो इसमें हम कुछ टर्म समझेंगे। सेक्शन 7 ये कहता है बैंक, बैंकर, बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी। Bank, banker, banking, these are the 4 words. One of them is mandatory. Mandatory in the name of any entity doing बैंकिंग बिजनेस। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है कि कोई भी एनी एंटिटी, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी बैंकिंग कंपनी हो, इफ दैट एंटिटी इज डूइंग बैंकिंग बिजनेस देन इट इज मैंडेटरी फॉर दैट कंपनी टू यूज in its name either the bank, banker, banking or banking company. Any entity doing banking business, it is mandatory to include in his name bank or banker or banking or banking company. Okay, and this section also says no entity other than doing business activity can use these name, these words. So there are two things which section say कि any company, any entity which is doing banking business, it is mandatory for that entity to use in its name either the bank, banker, banking or banking company. And the entity which are not in the banking business, they are prohibited for using the word bank, banker, बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग के लिए मैंडेटरी है और अदर देन बैंकिंग के लिए ये प्रोहिबिटरी है। ओके, अब ये जो बैंक और बैंकिंग कंपनी है, इसके लिए सेक्शन 9 क्या कहता है? दे आर प्रोहिबिटेड, दे कांट होल्ड permanent assets other than their personal use. Okay. क्वेश्चन आता है, दे कांट होल्ड परमानेंटली, एंड मैक्सिमम
7 years plus 5 years extension by RBI with RBI permission. यानी any banking company, जो banking company है, they can't hold, section 9 क्या कहता है, they can't hold permanent assets other than their personal use permanently. यानी ये परमानेंटली होल्ड नहीं कर सकती. इफ केवल अपना ऑफिस अपने यूज के लिए कर सकती है, लेकिन कोई ये नहीं कि फॉर द पर्पज ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद लें या कुछ कर लें. दे कांट होल्ड. यदि कोई प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर भी की है किसी वजह से, जो लोन नहीं दे पाया किसी वजह से, तो दे कैन होल्ड मैक्सिमम फॉर 7 years and 5 years extension if the RBI permit. Otherwise, they can't hold property permanently. ये बैंकिंग कंपनी के लिए है सेक्शन 9. ओके, नाउ देयर आर प्रोविजंस. तो ये जो एक्ट है बहुत इजी है, हम सेक्शन बाय सेक्शन आपको बताते चले जा रहे हैं. नेक्स्ट इज सेक्शन 10. कि एक इस बैंकिंग कंपनी का सेक्शन 10 कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी होगी उसका बोर्ड कैसा होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कंपोजिशन होगा ये बताता है सेक्शन 10. तो सेक्शन 10 क्या कहता है, इसके जो मिनिमम 51% डायरेक्टर होंगे, मिनिमम 51% will have specialized knowledge, specialized and practical knowledge. They will have specialized practical knowledge. ठीक है. अब ये जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन वन और मोर फील्ड्स. अब ये फील्ड्स क्या क्या होंगी, जिस फील्ड्स में इनको एक या एक से ज्यादा के 51% स्पेशलाइज्ड नॉलेज किस किस में होंगी. नॉलेज किस चीज की, तो नॉलेज होगी अकाउंट्स की, फाइनेंस की, ठीक है, अकाउंट्स की, फाइनेंस, बैंकिंग की, इकोनॉमिक्स की एंड अदर्स, प्लस एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, स्मॉल स्केल. ओके, रूरल डेवलपमेंट, SSI. तो ये 51% ये होंगे. लेकिन इधर वाली जो फील्ड है एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, रूरल, है ना, मिनिमम 2, इसी 51% में से मिनिमम 2 शुड बी. यानी जितनी कंपोजिशन हो 51% ऐसे होंगे जो डायरेक्टर्स होंगे. 51% डायरेक्टर should have specialized and practical knowledge in accounts, finance, banking, economics and other in one or more field, and minimum 2 should be in agriculture, cooperative, rural development and SSI sectors. Okay. साथ ही साथ इन लोगों को क्या होना चाहिए, प्लस दे शुड हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच इज
useful for banking as per RBI. RBI को ये लगना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो कि यूजफुल होगा। अब ये जो SSI वाले डायरेक्टर्स होंगे, है ना, दे शुड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल or controlling interest in any entity other than SSI. SSI वाला जो है, जो डायरेक्टर होगा, उसका SSI के अलावा किसी और चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने हमने क्या समझा, सेक्शन 10 के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब हम समझते हैं सेक्शन 17 क्या कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। Now coming to section 17 of सेक्शन 17, ये आप बैंकिंग कंपनी IPCC में ये इंटर लेवल में पढ़ते होंगे। तो सेक्शन 17 क्या कहता है कि 20% of the profit of every banking company should be transferred to reserve before declaring any dividend। कोई भी डिविडेंड देने से पहले आपको 20% क्या करना, 20% should be transferred to the reserve fund। ओके, अब ये इसके अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी बैंकिंग कंपनी फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग दिस 20%। ये जो 20% ट्रांसफर है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड that balance reserve plus security is not less than paid up capital, less than paid up capital। हाँ जी, तो जब भी कोई प्रॉफिट होगा और कोई भी बैंकिंग कंपनी डिविडेंड ट्रांसफर करेगी, उससे पहले उसको 20% रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी बैंकिंग कंपनी प्रोवाइडेड दैट द बैलेंस रिजर्व का मतलब आफ्टर डिविडेंड plus security is not less than paid up capital, is not less than
पेड अप कैपिटल। ओके, अब आ जाइए सेक्शन 18। आपने वर्ड सुना होगा CRR यानी कैश रिजर्व। Every company other than scheduled bank, CRR, so every company has to keep daily balance. Daily balance जो सी या तो अपने पास रखे या करंट अकाउंट विद RBI, अपने पास या RBI के साथ करंट अकाउंट या इन दोनों को मिला के वन और मोर, मतलब थोड़ा इटसेल्फ प्लस करंट अकाउंट विद RBI, इन दोनों डेली बैलेंस। ओके, तो ये जो है लास्ट डे ऑफ लास्ट फ्राइडे ऑफ every second fortnight एट परसेंटेज। ये CRR की परसेंटेज आप सुनते होंगे RBI पॉलिसी में कि कभी आज CRR कर दिया 4%, कभी 4.5%, कभी 4.25%, ये 10% होता था, घट घट के ये इतना हो गया। तो फोर्टनाइट जो भी परसेंटेज, तो जो हर फ्राइडे यानी लगभग लगभग आप समझ लीजिए हर सेकेंड फ्राइडे को एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज, मान लो 4% है, 5% है, इतना रखना जरूरी है। ओके, तो लास्ट फ्राइडे, लास्ट डे की जगह आप लिख दो लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी सेकेंड फोर्टनाइट एट जो परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI, परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI, ये मेंटेन करना होता है। और हर एक एवरी 20th तारीख को, 20th डेट ऑफ मंथ, हर 20 तारीख को, और 20 तारीख को छुट्टी हो तो प्रीसीडिंग डे इफ 20th इज हॉलीडे, तो उससे पहले 20 से पहले जो भी वर्किंग डे हो, मान लो 19 की छुट्टी है तो 18 को क्या करेगी, जितने अपने कैश रिजर्व है, जितनी अपनी टाइम एंड डिपॉजिट, टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी है, टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, इसकी डिटेल या इसका स्टेटमेंट हर कंपनी को, हर बैंकिंग कंपनी को, RBI को भेजना जरूरी है। सेक्शन 18 के हिसाब से क्या है कि जो फिक्स परसेंटेज है, मान लो 5%, तो एवरी लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड फोर्टनाइट वो प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज रखना है, और हर 20th तारीख को, 20 तारीख को ये जो कैश रिजर्व है, टाइम डिपॉजिट लायबिलिटी है, डिमांड लायबिलिटी है, इसकी डिटेल भेजना जरूरी है RBI को। और अगर उस दिन हॉलीडे है तो उससे पहले उसको भेजना जरूरी है। समझ में आया? उससे जो भी प्रोसीडिंग डे होगा उस डेट को। अब जो सेक्शन 21A क्या कहता है कि इंटरेस्ट रेट जो भी एग्रीमेंट से चार्ज बाई बैंक not to be challenged in any court of law, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है।
It is not to be challenged in any court of law. अब आ जाइए नेक्स्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन 35P। मैं आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन करा रहा हूं। 35 क्या कहता है? जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस किस चीज की? सैलरी, रिम्यूनरेशन वगैरह, एम्प्लॉयमेंट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बैंकिंग कंपनी के एमडी हैं, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, ऑफिसर है, मैनेजर है, सीईओ है, ठीक है, जो भी है इट विल बी डिसाइडेड बाई आरबीआई, है ना। तो इनके रेम्यूनरेशन पे नॉट एप्लीकेबल कंपनी एक्ट। जो कंपनी एक्ट है उसके अंदर जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बैंकिंग कंपनी पर नहीं एप्लीकेबल होती है, ठीक है। क्लियर? जो भी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एमडी हैं, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, ये आरबीआई द्वारा एप्लीकेबल होती है। तो कंपनी लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन इन पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए कंपनी लॉ के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आ जाइए सेक्शन 36A। जो आरबीआई है, आरबीआई में रिमूव पब्लिक इंटरेस्ट में डिपॉजिटर्स या कोई चीज detrimental to the interest of depositors, okay, or for to secure proper management, इन सब कामों के लिए कभी भी किसी भी बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर्स को यदि ये पाती है कि वो जो है आरबीआई में रिमूव पब्लिक इंटरेस्ट, किसी भी डायरेक्टर को यदि ये पाती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है या डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स है या टू सिक्योर मनी, में रिमूव एनी डायरेक्टर्स, और जो ऐसा डायरेक्टर रिमूव किया है वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा किसी भी बैंकिंग कंपनी के अंदर, ठीक है। तो उसकी वो अपील कर सकता है विद इन 30 डेज। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होगा, दैट ऑर्डर इज फाइनल, नो कोर्ट इंटरवेंशन, कोई कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं हो सकती। हाँ जी, समझ में आया? यदि कोई डायरेक्टर है और वो लगता है कि जनहित में काम नहीं कर रहा या
जो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को डेट्रीमेंटल है इसकी, है ना, या फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट, इन सब कामों के लिए डायरेक्टर्स को आरबीआई रिमूव कर सकती है। और जो डायरेक्टर इस तरह रिमूव हुआ वो 5 years तक कहीं और काम नहीं कर सकता। He will be disqualified to be a director in other company. Okay? तो he can appeal within 30 days to the central government और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर फाइनल होगा ऐसे किसी काम के लिए। नेक्स्ट इज 36AB। साथ ही साथ इसी तरह आरबीआई में अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर्स किस लिए? ये जो 1, 2, 3 इन केस के अलावा डू प्लस इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में, डेट्रीमेंटल टू द डिपॉजिटर, सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट और इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग पॉलिसी, इन सब के लिए वन और मोर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है 3 years के लिए, और इसको फर्दर 3 years के लिए एक्सटेंशन दी जा सकती है। ऐसे डायरेक्टर को फर्दर 3 years के लिए एक्सटेंशन, ठीक है। और ऐसा जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ इसको ना तो नो क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन शेयर लेने की जरूरत नहीं होगी, और ये जो एडिशनल डायरेक्टर नॉट टू बी काउंटेड फॉर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। फॉर कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट है कि इतने डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, तो उससे ज्यादा ना हो जाए इसके लिए इस वाले जो एडिशनल डायरेक्टर है इसकी काउंटिंग भी नहीं होगी। दे विल नॉट बी काउंटिंग फॉर एडिशनल डायरेक्टर। ओके, हाँ जी, कुछ समझ में आया? हाँ जी, अब आ जाइए 36A, एक्विजिशन बाय सीजी। इन्हीं सब कामों के लिए 1, 2, 3, 4, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट और इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, है ना। यहाँ पे आप लिखिए टू प्रिवेंट डेट्रीमेंटल टू द, इन सब कामों के लिए क्या कर सकती है? और साथ ही साथ 5.4 बेटर प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, फॉर बेटर प्रोविजन ऑफ द क्रेडिट, है ना। तो क्या कर सकती है? better provision of the, for better provision of credit generally या initially or for a particular area or industry, for a particular area के अंदर particular activity या field को ज्यादा क्रेडिट मिले, मान लो एग्रीकल्चर को मिले या इंडस्ट्री को मिले, इन सब के पर्पज से किसी भी बैंकिंग को बाई ऑर्डर एक्वायर कर सकती है किसी भी कंपनी को, लेकिन ऑर्डर जब एक्वायर करने से पहले वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ
बीइंग हर्ड देगी। यानी कभी भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी यदि ये लगता है उसको कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है या जो कंपनी काम कर रही है that is detrimental to the interest of the depositors or to secure proper management or for the interest of banking policy or for better provision of credit generally, initially or for a particular area, he can by an order acquire any banking company, but before acquiring it will give reasonable opportunity of being heard. Okay. ठीक है। अब जब भी ये इस तरह की कोई एक्विजिशन होती है तो 36 एजी क्या कहता है, 36 एजी में ऐसी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ सच कंपनी, इस तरह की कंपनी के शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, वो कंपनसेशन के लिए ट्रिब्यूनल में ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मे रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू डिसाइड कंपनसेशन बाय ए ट्रिब्यूनल। शेयर होल्डर्स को यदि ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट ने ये एक्वायर किया है और जो पैसा दिया है वो कम है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई एक ट्रिब्यूनल बनाई जाए और वो ट्रिब्यूनल फैसला दे हमारी सारी बातों को सुनने के बाद में कि कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। ओके, अब आ जाइए सेक्शन 35, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन of books of accounts and other records of RBI। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट तो क्या है, RBI ऑन डायरेक्शन ऑफ CG में इंस्पेक्ट, RBI on direction of CG may inspect the books of accounts and other records of RBI। ठीक है। इसी तरह they can scrutinize all records, documents of banking company। ठीक है। कब, यदि उनको लगता है कि these are working detrimental to the interest of depositors। ठीक है। और अगर उनको लगता है इन सब के बाद में कि या तो बैंकिंग कंपनी बाइंडिंग अप करनी चाहिए या दे शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो क्या होगा, CG में ऑर्डर फॉर सेम आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके, तो ये मैंने आपको बताया इंस्पेक्शन एंड बुक्स की पावर्स हमने आपको बताई, क्या क्या पावर्स हैं। पहली पावर्स RBI
के एक्ट लगते हैं, कंपनी एक्ट नहीं लगता अपॉइंटमेंट में। तो मैंने आपको 36 के अंदर जो पावर बताई, 36A के अंदर RBI हैज पावर टू रिमूव डायरेक्टर्स, ठीक है, यदि उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, बैंकिंग पॉलिसी के लिए और सिक्योरिंग और बेस्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस के लिए, वो डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है। और जिस डायरेक्टर को रिमूव किया 5 इयर्स तक के लिए वो डिस्क्वालीफाइड होगा, ऐसा डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर फाइनल होगा, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट है 36A भी, RBI को लगता है इन्हीं सब कामों के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, detrimental to prevent detriment to the interest of the depositors, securing depositors' interest and best banking practices, or for provision of the credit policy for it. इन सब कामों के लिए क्या कर सकता है वो? एडिशनल डायरेक्टर, 1 और मोर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है 3 इयर्स के लिए, और 3 इयर्स का फर्दर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इस डायरेक्टर को ना कोई क्वालिफिकेशन शेयर लेना होगा, ना इस डायरेक्टर को काउंटिंग में गिना जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। उसके अलावा हमने आपको बताया कि यदि गवर्नमेंट को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में या डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर और फॉर सिक्योरिंग बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस for securing or for in the depositor's interest or for better provision of the credit generally, initially, or for a particular area, they can acquire any banking company by an order in writing after giving reasonable opportunity of being heard. 36AG कहता है कि यदि इस तरह की कंपनी को एक्वायर किया गया है तो शेयर होल्डर्स ट्रिब्यूनल के लिए अपील कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक ट्रिब्यूनल बनाई जाए जो कि ये कंपनसेशन जो हमको दिया गया है वो कम है या इसको प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाए। उसके अलावा सेक्शन 35 में RBI को पावर है इंस्पेक्शन एंड अदर रिकॉर्ड्स को। तो RBI ऑन डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। RBI के उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनाइज कर सकती है। अगर उसको लगता है डेट्रीमेंटल है, जो बैंकिंग कंपनी काम कर रही है या बैंकिंग एंटिटी जो काम कर रही है, दैट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, तो वो बाइंडिंग अप की भी रिकमेंडेशन कर सकती है और प्रोहिबिट कर सकती है फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ऐसा ऑर्डर CG दे सकती है, ठीक है, आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, तो ये हमने आपको मेन पॉइंट बहुत शॉर्ट में पूरा बैंकिंग एक्ट पढ़ाया। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।